सुंदर पिचई, सत्या नडेला, इन सबको तो आप लोग जानते ही होंगे। ये वो भारतीय जिन्होंने विदेश में रहकर एक विदेशी कंपनी को बहुत बड़ा बनाया, इन सबको सलाम। लेकिन क्या भारत देश में रहकर भारत की कंपनी को बड़ा बनाया? वो नहीं पता होगा ना, कोई बात नहीं, ये वीडियो आज उनकी कहानी बताएगा। जब भी आईटी कंपनियों की बात होती है हमको नाम में आता है एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। भारतीय कंपनी कौन सी दिमाग में आती है ये बताओ। आज मैं उस भारतीय कंपनी की कहानी आपको सुनाऊंगा जिसने इंडिया, जिसको पहले सपेरों का देश बोला जाता था कि यार इनको क्या है कि नॉलेज, क्या है का कंप्यूटर, उन इंडियंस का जलवा कंप्यूटर के मामले में पूरी दुनिया को दिखाया। आज उस कंपनी की बात होगी, उन लोगों की बात होगी। ये वो कंपनी है जिसकी वजह से आईआईटीज में कंप्यूटर के कोर्सेज बने। ये वो कंपनी है जिसकी वजह से आज लाखों बच्चे आईआईटी जेईई के एग्जाम दे रहे हैं। ये वो कंपनी है जिसकी वजह से देश में इंजीनियर्स की इतनी कतार है। ये वो कंपनी है जिसकी वजह से इतने सारे भारतीय विदेश में जाके बस पाए हैं। तो बहुत सुनी आपने विदेशी कंपनियों की कहानी और विदेशी लोगों की कहानी। इस वीडियो में देसी कंपनी, देसी कहानी। रेडी हो? ये मेरे टाटा सीरीज का चौथा वीडियो है। इस वीडियो में मजा आए तो टाटा के पहले वाले 3 वीडियो जरूर देखना। इस कंपनी का नाम है TCS, part of your story. ये इंडिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है, यानी सबसे ज्यादा नौकरियां देती है। टीसीएस इंडिया में 6 लाख नौकरियां देती है अकेली। 5 महाद्वीप, 46 देश और 150 लोकेशंस पे ये अपनी सर्विसेज दे रही है। इंडिया की कई लीजेंडरी प्रोसेस जैसे पैन कार्ड का सिस्टम, जैसे NSDL, जैसे NSC, जैसे आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र, ये सभी प्रोजेक्ट इस कंपनी ने एग्जीक्यूट किए हैं। और इवन अमेरिका की बड़ी बड़ी बैंकिंग सिस्टम में भी इनका नाम बड़े गर्व के साथ और प्राउड के साथ लिया जाता है। ये कंपनी टाटा ग्रुप का गहना है। टाटा ग्रुप की 100 से ज्यादा कंपनी है, 30 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। उन सारी कंपनियों का जितना वैल्यूएशन है उसमें से 2/3 अकेले TCS का है। और जितना प्रॉफिट टाटा ग्रुप साल भर में जनरेट करता है उसका 70% मात्र एक कंपनी देती है। इस वीडियो में हम देखेंगे आखिर ये कंपनी की शुरुआत किस सोच के साथ हुई थी, शुरुआत में इसके क्या क्या स्ट्रगल आए, इंडिया में TCS ने अपना पहला कंप्यूटर जब इंपोर्ट किया था क्या क्या स्ट्रगल उन्होंने फेस किए थे, आखिर ऐसा क्या किया TCS ने ऐसा कि इंजीनियरिंग का क्रेज चालू हो गया, आखिर विदेशों में इतने भारतीय बसे हैं उसके पीछे TCS का आखिर रोल है क्या, और इतनी बड़ी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन कैसे करती है, हायर कैसे करती है, मैनेज कैसे करती है, क्लाइंट्स की सेवा कैसे करती है। इस पूरी केस स्टडी से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, देश के प्रति, टाटा के प्रति सम्मान बढ़ेगा और आपको बिजनेस के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो दिल के करीब है, थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। लंबा वीडियो आपसे जलता नहीं है तो जाके कोई किसी मूवी का ट्रेलर या गाने देखिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और दुनिया में कई महान आविष्कार, कई महान चीजें तुक्के से हुई है, प्लान नहीं था कि ऐसे कुछ करना है। और TCS की शुरुआत भी ऐसे ही हुई, तनिष्क भी ऐसे ही हुआ था। वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो देख लेना, सेकंड वीडियो थी। TCS कैसे तुक्के से चालू हुआ। 1962 में JRD टाटा बैठे हुए थे, उनके ब्रदर इन लॉ हैं लेस्ली शॉने। उन्होंने बैठे बैठे इसी चाय पे चर्चा में कहा कि यार अपनी टाटा ग्रुप की इतनी कंपनीज है, आजकल डेटा की बड़ी बात चल रही है, इतनी बड़ी कंपनियों का डेटा रखना, उसको रिट्रीव करना बहुत माथाफोड़ी का काम है। बाहर की कंपनी रखनी तो पड़ेगी, आज नहीं तो कल, क्यों ना खुद की एक कंपनी बना दे। तो ये सारे जो इंटरनल बाकी टाटा कंपनीज के काम है कोई कंपनी करती रहेगी। तो टाटा ने कहा हाँ बात तो सही है, चलो कर लेते हैं। तो JRD टाटा ने एक टीम इकट्ठी की, इधर उधर से टीम इकट्ठी की उन्होंने TAS से। आप लोग जी TAS क्या है? टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जैसे IAS होता है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वैसे TAS भी है। लाखों लोग TAS के एग्जाम देते हैं और फिर टाटा उनको मैनेजर पोजीशन पे रखता है। तो टाटा ग्रुप ने TAS से कुछ मैनेजर, ये यश शाहनी जी लिए, उनको सुपरवाइजर बनाया और 8-10 बंदों की एक शानदार टीम इकट्ठी की। इस टीम को अलग से कंपनी भी नहीं बनाई, बस टाटा सन्स का एक डिवीजन था, बैठने को जगह दे दी, भैया ये वाला काम कर लेना। 8-10 जनों की टीम बन गई। इन्होंने टाटा प्रोसेसिंग का काम चालू किया, टाटा मोटर्स का चालू किया, उस समय टेल्को हुआ करती थी, टाटा स्टील का किया, उस समय ये टिस्को हुआ करती थी। काम इन्होंने चालू किया, पर उनको कहा कि यार सिर्फ इनका काम करने से तो पार नहीं पड़ेगी, प्रॉफिट तो आएगा नहीं। अगर प्रॉफिट चाहिए तो टाटा कंपनी से भी एक बार बाहर तो जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलो बाहर जाके कुछ काम करते हैं। लेकिन उस समय सोचो 1962 के आसपास डेटा की बात, कंप्यूटर की बात, लोग डरते थे कि भैया कंप्यूटर आ गया तो नौकरियां चली जाएगी। कंप्यूटर का इंपोर्ट पे दुनिया भर की पाबंदी थी, लोग जानते ही नहीं थे, तो ये काम ढूंढना टफ चीज थी। तो इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, इन्होंने खुद को एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट पोस्ट किया। उन्होंने कहा हम बताऊं क्या, हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, तुम्हारी कंपनी में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो हमें बुलाओ, हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मैनेजमेंट में कंसल्टिंग देंगे। अब जैसे कोई बैंक्स ने कहा सर हमको प्रॉब्लम आ रही है इंटर ब्रांच मैनेजमेंट में, अरे बोले देखो तुम्हारी कंसल्टिंग है, तुमको ऐसे ऐसे करना चाहिए, सिस्टम डेवलप करना चाहिए। तो
तो बैंक बोलती है सर कर तो देंगे, कौन करेगा? बोले हम ही कर देंगे। हमने तुम्हें प्रॉब्लम बताई, उसका सॉल्यूशन बताया, बट का सॉल्यूशन होगा डेटा से। तो फिर उन्होंने डेटा की चीज से उन्होंने चालू की। सबसे पहला प्रोजेक्ट इनको मिला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। उनका इंटर ब्रांच का कुछ एडजस्टमेंट करना था, वो उनका सिस्टम इतना पावरफुल बनाया कि उसके पास एक के बाद एक के बाद एक करके बहुत सारी बैंक्स इनके पास आ गई। आपकी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, DDA, BMC, इन सब के भी इनिशियल सेटअप इन्होंने किए। टीम धीरे धीरे काम करने लग गई। धीरे धीरे करते करते इनके पास 500 आदमियों का स्टाफ हो गया जो ये काम करने लग गया बैंक्स में, और बहुत बढ़िया इनका काम चल रहा था। तो इनको बकायदा निर्मल बिल्डिंग करके एक नई बिल्डिंग बनी जो इंडिया का पहला स्काई स्क्रैपर, पहली ऊंची बिल्डिंग थी। उस पहली बिल्डिंग के पहले टेनेंट TCS थे। 2 फ्लोर उन्होंने लिए और अपना काम चालू किया। अब नोटिस करना एक चीज, अब तक इन्होंने कोई सेपरेट कंपनी नहीं बनाई। टाटा सन्स के अंडर ही 10 लोग बैठ के धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ, अब गेम चेंज होता है। इन्होंने कहा PM अग्रवाल करके एक बंदा, बोले यार ये तो जंग लड़के हैं, बच्चे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई सिंसियर बंदा चाहिए जो काम करे। तो PM अग्रवाल जी टाटा इलेक्ट्रिक के हेड हुआ करते थे उस समय, तो उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने कहा इन बच्चों को हम संभालते हैं, और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना काम चालू किया। और भैया कहानी अब से यूटर्न लेगी, अब आएगा मजा। PM अग्रवाल जी ने अपने राइट हैंड मैन को बुलाया, FC कोहली, ये नाम याद रखना, फकीर चंद कोहली। इनको IT इंडस्ट्री का भीष्म पितामह कहते हैं। IT इंडस्ट्री आज की डेट में जो भी आप देख रहे हो इस व्यक्ति की वजह से है, और ये व्यक्ति IT इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहता था। ये उस समय पूरे बॉम्बे का पावर ग्रिड संभालते थे। तो इन्होंने कहा यार मुझे तो टाटा इलेक्ट्रिक पसंद है, जो आज की डेट में टाटा पावर है, बोले मैं तो इसी में रहूंगा और आगे बढ़ूंगा। PM अग्रवाल ने कहा नहीं यार बेटा, तुम MIT करे हो। MIT से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था उस समय, बोले तुम्हारी जरूरत है, डेटा तुम समझते हो। इन्होंने रिक्वेस्ट भी की JRD टाटा से कि प्लीज मुझे पावर में रहने दो, मैं कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानता। JRD टाटा बोले अरे वो कोई बात नहीं है, कंप्यूटर के बारे में इंडिया में वैसे भी कोई कुछ नहीं जानता, बाकी सबसे तो बेहतर ही जानोगे। तो बड़ी मान मनोबल करके हाथ पैर जोड़ के बोले चलो ठीक है आता हूं। तो बड़े मजबूरी में आए थे। अब उनके आने के चक्कर में इंडिया की IT इंडस्ट्री सेट हो गई, लेकिन अगर पावर इंडस्ट्री में रुकते तो शायद पता पावर इंडस्ट्री भी सेट हो जाती। 1969 में FC कोहली जब डेपुटेशन पे पहुंचे तो 200 से ज्यादा ऑपरेटर और सिर्फ 10 कंसल्टेंट TCS का पार्ट थे। अब इनके आते ही एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। इंडियन गवर्नमेंट ने बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट एंटी कंप्यूटर थी उस समय, कि बोले यूनियन को डर लगता था कि अरे कंप्यूटर आएगा तो नौकरियां चली जाएगी। तो बैंक से जिनको काम मिला करता था वो धीरे धीरे कम हो गया। उभरता चला भैया कंपनी कहीं बंद ना हो जाए। इंडिया में तो डोमेस्टिक डिमांड हमेशा कम रहेगी, कुछ करना है तो बाहर जाना पड़ेगा, US जाना पड़ेगा। US जाके इन्होंने हाथ पांव मारे और कुछ क्लाइंट्स, एक पहला क्लाइंट इनको मिला, एक कंपनी थी बरो कंप्यूटर करके। उन्होंने कहा इंडिया में हमको मशीन बेचनी है और आप उस पर सॉफ्टवेयर बना के बेच देना। टाटा और बरो कंपनी ने एक JV किया 1974 में, और वो उसकी वैल्यू थी $24,000। और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये इंडिया का पहला BPO कॉन्ट्रैक्ट था। ये जितने भी BPO चल रहे हैं ना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये BPO की शुरुआत भारत में हुई थी। ये पहला कॉन्ट्रैक्ट 24,000 का था जो TCS ने जीता था। ये ना होता तो BPO इंडस्ट्री ना होती। अब 1947 में ये वाला काम करने के लिए उनका यार सॉफ्टवेयर बना के देना है, तो सॉफ्टवेयर बना के देना है तो एक हार्डवेयर तो लगेगा। तो हार्डवेयर से वैसे तैसे जुगाड़ तो कर लिया, लेकिन यार एक ब्रांड न्यू मशीन चाहिए। और उस समय इंडिया में कंप्यूटर खरीदना या इंपोर्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी रामायण थी। इस पे अलग से 5 मिनट का वीडियो बन सकता है, पर आप सिंपल सी बात मानो कि एक कंप्यूटर खरीदने के लिए इनको जो एप्लीकेशन लगाई थी, उस एप्लीकेशन में इनको क्या क्या डालना था, कौन सी मशीन खरीद रहे हो उसके पार्ट्स की डिटेल बता दो, जिससे खरीद रहे हो उससे एंड यूजर सर्टिफिकेट लो, जिसको लगाओगे उससे बताओ कि कहाँ लगाओगे। ये पूरी प्रोसेस में 11 जगह एप्लीकेशन लगी और ये टोटल अप्रूव होने में 9 से 12 महीने का टाइम लगा है सिर्फ अप्रूवल में कि हाँ चलिए मंगा लो। एक और इसको अंडरटेकिंग देनी पड़ी कि भैया देखो उस समय फॉरेक्स आसानी से नहीं मिलता था। ये मशीन थी $3 लाख की। बोले यार $3 लाख की तुम अगर मशीन मंगा रहे हो, फॉरेक्स काम में लोगे, तो ये अंडरटेकिंग लिख के दो कि अगले 5 साल में $6 लाख की फॉरेक्स कमा के भी लाओगे, नहीं तो मशीन जब्त कर लेंगे। ये लिख के देना पड़ा। और आपको लग रहा है कि 3 लाख की मशीन थी तो 3 लाख लगे, नहीं, इन पे इंपोर्ट ड्यूटी भी लगी 101% की। तो ये 3 लाख की मशीन के 6 लाख में बढ़ी। और इस प्रकार दुनिया भर की अप्रूवल, दुनिया भर की टेंशन के बाद इतने रुपए खर्च करके इंडिया का पहला कंप्यूटर पहुंचा। 74 से जब ये पार्टनरशिप चालू हुई थी, उस चक्कर में US में हमारे इंडियन इंजीनियर्स का US आना जाना थोड़ा होने लग गया। हम US के कॉन्सेप्ट को, टेक्नोलॉजी को, चीजों को समझने लग गए और हमको पहली बार एक्सपोजर मिला, अच्छा काम ऐसे भी होता है। तो
1978 आते आते कुछ इश्यूज हो गए और बरो से जो वो पार्टनरशिप थी वो पार्टनरशिप अब टूट गई। जो TCS की 90% सेल्स सिर्फ बरो से आ रही थी वो चली गई, अब बरो इनका कॉम्पिटिटर और हो गया। अब क्या करें, तो इन्होंने कहा भैया अब नए नए क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे और अब ये नए क्लाइंट ढूंढने में लगे और इनके क्लाइंट जो मिले, नाम सुनो कौन कौन से क्लाइंट पकड़े इन्होंने। इंडिया में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन के कई प्रोजेक्ट है इन्होंने पूरे किए। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जितने भी डिफेंस के काम थे उनके कई प्रोजेक्ट TCS ने पूरे किए। NSE जब 1992 में बना था तो बोले PSE पे पहले काम होता था, अब NSE आया, इसमें पूरा कंप्यूटर है, 500 ब्रांचेस हैं, उसका हार्डवेयर देखना है, सिस्टम देखना है, पूरा देखना है, इसका एग्जीक्यूशन कौन करेगा, TCS ने वो कॉन्ट्रैक्ट जीता। ये वर्ल्ड का तीसरा सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम वाली एक्सचेंज है जिसपे 70 लाख ट्रांजेक्शन डेली होते हैं और आज भी ये डिफॉल्ट या स्लो डाउन की कोई चीज ही नहीं है। TCS ने उस समय ऐसे ऑपरेशन किए थे। फिर आपको पता है पहले शेयर्स कागज में हुआ करते थे, शेयर जब डीमेट अकाउंट में गए उसका डीमेटलाइजेशन हुआ, ये पूरा प्रोजेक्ट TCS ने एग्जीक्यूट किया। 1977 में पैन कार्ड का सिस्टम जो आप देख रहे हो, ये पूरा पैन कार्ड का कॉन्सेप्ट देने वाले, इसको अप्लाई करने वाली TCS है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतनी ज्यादा खुश हुई थी कि ऑनलाइन रिटर्न की प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट दे दिया था, लेकिन उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर चरण सिंह जी बोले नहीं, मेरे रहते हुए कंप्यूटर नहीं आएगा। तो जो 1977 में काम हो जाना चाहिए था वो जाके अब 2013 में किया इन्होंने। और एक और चीज, पासपोर्ट सेवा केंद्र का प्रोजेक्ट भी हमारे TCS का ही है। तो पासपोर्ट ऑफिस एक ऐसा सरकारी ऑफिस है जहां लगता है कि यार तरीके से काम होता है, TCS फॉर यू। अब इतनी रामायण सुनने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आया कि राहुल जी एक बात बताओ, आखिर उस समय इतनी बड़ी टीम कैसे लेके आए? सर आपको बताऊं, जब FC कोहली जी ने TCS ज्वाइन किया था, इंडिया की IIT में कंप्यूटर साइंस के नाम का कोई कोर्स ही नहीं था। TCS के जो पहले इंजीनियर हायर हुए थे वो सब मैकेनिकल इंजीनियर तो हायर हुए थे, फिर उनको बिठा के कोडिंग करनी सिखाई गई थी। तो इनकी पहली हायरिंग हुई थी, इन्होंने इनके प्रयासों से IIT कानपुर में कंप्यूटर का कोर्स चालू किया गया कि भैया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स चालू कर दो। बोले इनको नौकरी कौन देगा? बोले हम दे देंगे भाई। तो IIT कानपुर में कंप्यूटर का कोर्स इनके कहने से चालू हुआ और शुरुआत में जितने भी बैच के लोग थे, 100% हायरिंग TCS ने की थी। अब जैसा कि आप देख रहे हो TCS ने इंडिया में क्या क्या चेंज किया, अब एक और चेंज किया इन्होंने इंडिया में। देखो उस समय जो सॉफ्टवेयर की कंसल्टेंसी दी जाती थी 3 तरीके से दी जाती थी। पहला तरीका बॉडी शॉपिंग। ये क्या है, इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं इनको भैया US भेज दो। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा हमें 100 इंजीनियर की जरूरत है, हमारा वाला इंजीनियर तो भैया $1 लाख मांगता है, TCS कहता है हमारा वाला 10,000 में भेज देते हैं। तो 10,000 में यहाँ से भेज दिया उसको और वो लोग वहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी, उनके खर्चे, उनके कन्वेंस क्लाइंट ही दे रहा है, TCS को एक कमीशन में फीस मिल रही है। तो इस तरीके से उन्होंने जितने भी क्लाइंट्स थे शुरुआत में इंजीनियर्स इस हिसाब से भेजे। तो 1973 से 77 तक के IIT के जितने भी बैच के लोग हैं उनके 1/3 US में शिफ्ट है, उनको शिफ्ट करने वाली TCS है। सन 2000 तक सिर्फ US में 25,000 से ज्यादा इंजीनियर सेटल थे सिर्फ TCS के थ्रू। एक दूसरा कंसल्टिंग का मॉडल होता था कि भाई एक काम करो, हम हमारा ही बंदा भेजेंगे, उसका सैलरी खर्चा पानी हम करेंगे, हमें कमीशन नहीं चाहिए, हम तो मोटा पैकेज लेंगे, जैसे हमारा 20,000 लग रहा है हम तुमसे 1 लाख मांग लेंगे। इस प्रकार से काम करते थे, इसको ऑन साइट मॉडल कहते हैं। और तीसरा मॉडल जिसपे इतनी IT कंपनियां चल रही है, ये भी आपके TCS ने बिल्ड किया था, ऑन साइट ऑफशोर मॉडल, जिसमें एक पूरी टीम इंडिया में बैठेगी, वो यहाँ पे कोडिंग वगैरह करेगी और कुछ लोग अमेरिका में जाके जहाँ भी क्लाइंट वहां पहुंचेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इस मॉडल की शुरुआत करने वाला भी TCS था और इसी के कंधों पे चढ़ के विप्रो बनी है, इन्फोसिस बनी है। नारायण मूर्ति आज भी कहते हैं भैया जो कुछ हम TCS के पीछे हैं, क्योंकि ये ना होते तो कुछ ना होता। अब आपको लग रहा होगा जी इंडिया में तो इन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर दिए, US में तो कहां कर पाए होंगे? सर US में इनके जो क्लाइंट्स थे, बैंक ऑफ अमेरिका, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मैरिल लिंच, मॉर्गन स्टैनली। आप बोलो राहुल जी इन्होंने तो NSE का काम कर लिया, बाहर वाले कौन करवाएंगे? जोहान्सबर्ग का स्टॉक एक्सचेंज इन्होंने सेट किया है, कनाडा का डिपॉजिटरी सिस्टम TCS ने सेट किया, जी एयरक्राफ्ट के इंजन में जो सॉफ्टवेयर डिजाइन लगी है वो हमारे TCS की लगी है। अब बात करते हैं उन 5 पॉइंट्स की जिसकी वजह से TCS इतना बड़ा ब्रांड बन पाई। सबसे पहली चीज, अर्ली ट्रेंड पकड़ने में ये बहुत आगे। जब C++ की लैंग्वेज की बात चल रही थी ना, आएगी, उसी समय FC कोहली ने अपने कुछ इंजीनियर US भेजे, इन्होंने ये चीजें सीखी, वो सीख के इंडिया आए, सैकड़ों लोगों को सिखाई और जब C++ में काम चालू होने लगा तब TCS वाज द ओनली कंपनी जिसको इस कंपनी की नॉलेज थी। तो उन्होंने कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसके 24 महीने पहले, 36 महीने पहले उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और अपने लड़कों को ट्रेन कर लेते हैं, ताकि जब टेक्नोलॉजी आती है ये टॉप पे रहता है। आज की डेट में TCS के पास एक R&D डिवीजन है जहाँ 2500 व्यक्ति काम करते हैं
हैं और अपने टोटल रेवेन्यू का 1.5% ये रिसर्च में खर्च करते हैं, जो कि पिछले साल 2000 करोड़ था। सेकंड पॉइंट जिसकी वजह से टीसीएस है, टीसीएस अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे अपने रेवेन्यू का टोटल 4% खर्च करती है। हर साल टीसीएस 4 लाख लोगों को ट्रेन या रिट्रेन करती है। इनके 2 लर्निंग प्रोग्राम है, ILP इनिशियल लर्निंग प्रोग्रामिंग, जिसमें जिनको कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, जीरो, उनको सिखा देती है। एक होती है CLP, जिसमें कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोग्रामिंग, जिसमें जो ऑलरेडी सीखे सिखाए हैं उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाती है। तो इसके पास हमेशा एक बहुत बड़ा टैलेंट का पूल अवेलेबल रहता है, जिसकी वजह से इसको कभी भी इंजीनियर्स की कमी नहीं पड़ती। इसके अलावा पूरी इंडस्ट्री में सबसे कम एट्रिशन, भाई कई लोग आते हैं सीख के छोड़ भी तो जाते हैं, तो इंडस्ट्री में IT इंडस्ट्री में 15 से 16% एट्रिशन है, कि हर साल 15 से 16% एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं। TCS में सबसे कम है, जो कि 10-11% के आसपास है। थर्ड चीज कि TCS क्यों है, TCS का 90% बिजनेस रिपीट बिजनेस है। इनके क्लाइंट इनको इतना ज्यादा प्यार करते हैं। सो कस्टमर पे इनका फोकस है। ये हमेशा कहते हैं कस्टमर इज ऑलवेज राइट। इनके ERP में इस तरह का सिस्टम डेवलप्ड है कि कोई कंप्लेन अगर कस्टमर ने की, तो अगर 24 घंटे में डेवलपर नहीं करेगा तो वो एस्केलेट होती सीनियर मैनेजमेंट तक आ जाएगी, तो कंप्लेन का तो निराकरण होना ही होना है। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन एक्सीलेंस। इन्होंने ये समझ के कभी काम ही नहीं करते कि हम IT कंपनी चला रहे हैं। इन्होंने क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे फोर्ड मोटर है, फोर्ड है या टोयोटा है, ये अपने सब स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन मैनेज करती है कि भैया सब पार्ट एक साथ आ जाए, टाइम से आ जाए, कोई डिले ना हो। उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करती है अपने हायरिंग में, कि भैया जिस समय जो प्रोजेक्ट चालू होना है उससे पहले उसके एम्प्लॉय टाइम से पहुंच जाए। जैसे माल जब बन जाता है उसको डिलीवर करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के प्रिंसिपल काम में लिए जाते हैं, उन्हीं प्रिंसिपल को TCS काम में लेती है कि एम्प्लॉय हायर तो कर लिए, इनको किस आदमी को किस प्रोजेक्ट पे कब भेजना है। एक प्रोफेसर क्लेटन है, जिनको गुरु कहते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन का। वो कहते हैं मैं बाकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जब जाता हूँ तो सजेशन देने जाता हूँ, जब TCS में जाता हूँ राइटिंग पैड लेके जाता हूँ, कुछ सीखने को मिलेगा। और एक बात जो मैं हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, कि इतनी बड़ी कंपनी तब चलती है जब लीडरशिप बढ़िया होती है। आज तक TCS की हिस्ट्री में सिर्फ 4 ही CEO बने हैं और चारों एक से बढ़कर एक है। फकीर चंद कोहली, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री के भीष्म पितामह, इन्होंने जब ज्वाइन किया सिर्फ 10 कंसल्टेंट थे इनके पास। ये जब रिटायर हुए 14,000 कंसल्टेंट की टीम थी और TCS का रेवेन्यू 1098 करोड़ था। इसके बाद इनको ज्वाइन किया S रामादोरई ने। इनकी स्टोरी कभी अलग से सुनाएंगे, लेकिन ये भी बहुत महान व्यक्ति हैं। इन्होंने जब ज्वाइन किया, इन्होंने 10 साल में कंपनी का रेवेन्यू 25 गुना कर दिया। इन्होंने 1084 करोड़ के रेवेन्यू पे ज्वाइन किया था। ये जब रिटायर हुए 27,813 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू था, और इनके एम्प्लॉय जो थे वो 10 गुना हो चुके थे, 1,43,000, और ये 42 कंट्रियों में अपने कदम रख चुकी थी। इसके बाद इनको ज्वाइन किया N चंद्रशेखरन ने। मैं आपसे पूछूंगा ये कौन है। N चंद्रशेखर ने कुछ सालों में इसको रेवेन्यू को 4.2x कर दिया, 1,17,000 करोड़ का रेवेन्यू पहुंचाया, वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इसको बनाया, और एम्प्लॉय की संख्या को लेकर 3,87,000। N चंद्रा कौन है? ये करंट में टाटा सन्स के चेयरमैन है। साइरस मिस्त्री के जाने के बाद रतन टाटा जी खुद आए और उन्होंने अपनी जगह इनको किया है, और 5 साल का टर्म बढ़िया निकाल के ये 5 साल के लिए दोबारा अपॉइंट हो गए हैं। ये इनका कैलिबर है। ये थी TCS की कहानी और सीरीज का चौथा वीडियो। अगले वीडियो में हम टाटा स्टील की भी बात करेंगे, टाटा मोटर की भी बात करेंगे, हम बात करेंगे टाटा टी की भी, और भी कौन सी टाटा रिलेटेड कोई कंपनी हो जो आप मुझसे जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ये सीरीज कैसी चल रही है मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताएं कि सीरीज को कंटिन्यू रखना है और कौन सी सीरीज लॉन्च करनी है, मुझे आप बताते रहिए। आपका जैसा आदेश रहेगा वैसे चलाएंगे। एक ही रिक्वेस्ट है छोटी सी, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और ये जो कहानियां है ना, ये हर ग्रुप में हर दोस्तों के साथ फॉरवर्ड जरूर कर देना। तब तक अगली वीडियो में अगली केस स्टडी से आप फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।